वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित तलडा क्लासेस। मैंने अमेंडमेंट सीरीज स्टार्ट की थी, कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स, ठीक है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, बट मैं बहुत ही जल्द उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। आज मैं पार्ट 11 लाया हूँ, दैट इज़ डिविडेंड का पार्ट 2। डिविडेंड मैंने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया था और बेसिक्स अपन ने पढ़ा था डिविडेंड के बारे में। अब अपन डिविडेंड पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी SS3 इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, ठीक है। हम ये SS3 की वजह से पढ़ रहे हैं। SS3 डिविडेंड आपको पता है आ चुका है 1 अक्टूबर से, और वो आपके लिए एप्लीकेबल है, और वो अभी वॉलेंट्री बेस पे ही आया है, बट पढ़ाई में आ चुका है। तो अपन वो पढ़ रहे हैं और उसको अपन 2-3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं डिविडेंड को आगे बढ़ाऊंगा और हम और डिटेल में भी जगह जगह पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के प्रोविजंस मैंने इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट है अपना पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड कि कैसे पे करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स, प्रोसीजरल पॉइंट्स भी दिए हुए हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करके प्रिंट करके आप अच्छे से पढ़ें इसको, काफ़ी डिटेल में मैंने अमेंडमेंट्स आपको दे दिए हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए। डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके थे कि डिक्लेयर करने के 30 डेज के अंदर आपको एक्चुअली पे करना है, एक्चुअली पे हो जाने चाहिए, आपके तरफ से वो पे हो जाने चाहिए, ठीक है। तो 30 डेज का आपके पास टाइम होता है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, बराबर। TDS के प्रोविजन अप्लाई होते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड पे, बराबर। तो वो दिया है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स इफ एप्लीकेबल। अब इसमें आपको पता है कि डोमेस्टिक कंपनी के डिविडेंड्स टैक्स फ्री होते हैं, क्योंकि कंपनी को DDT चार्ज करना पड़ता है, ठीक है, तो वहां तो TDS लगेगा नहीं। बट कुछ टाइप के डिविडेंड्स टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज E, और एक होता है फॉरेन कंपनी का डिविडेंड। तो फॉरेन कंपनी अगर डिविडेंड बांट रही है तो उस पर टैक्स लगता है और बाकायदा उस पर TDS भी डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इफ एप्लीकेबल इसीलिए लिखा है, डोमेस्टिक कंपनी पे नॉर्मली अप्लाई नहीं होता है, तो TDS का कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। पर इसलिए लिखा है अगर एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी हो या जो भी है, 222E वाला डिविडेंड है, तो फिर आपको उस पर टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। शुड बी डिपॉजिटेड इन द सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक का होता है ये। शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है आपको, शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है, और 5 डेज के अंदर, डिक्लेरेशन के 5 डेज के अंदर आपको जो भी एस्टिमेटेड वो अमाउंट है आपका डिविडेंड का, वो आपको उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। इससे क्या होता है, डिफॉल्ट के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। कि अगर आपने साइड में पैसा रख दिया है, सेपरेट बैंक अकाउंट में अलग कर दिया है, और वो एस्क्रो अकाउंट है, आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, तो फिर चांसेस है कि आप पे कर ही दोगे। अगर 5 डेज में आपने पैसा अरेंज करके उस अकाउंट में डाल दिया, तो मतलब पे ऑफ हो जाएगा। बाकी जो टाइम है वो प्रोसीजर के लिए दिया है, आप एक एक को चेक इशू करोगे, एक एक को डिमांड ड्राफ्ट इशू करोगे, जो भी तरह से आप पे करने वाले हो उसके, और उसको प्रोसीजर के लिए टाइम दिया गया है आपको। 5 दिन के अंदर आपको पैसा अरेंज करके अकाउंट में जमा कर देना है, ठीक है। तो ये सबसे पहला कॉम्प्लायंस है। तो इसमें मैं एक आपको टाइमलाइन ड्रॉ करके दे देता हूं, जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे मैं टाइमलाइन आपको बना के देते जाऊंगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं चलिए, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से मैं स्टार्ट करूंगा। डेट ऑफ डिक्लेरेशन पहला है आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, ठीक है। पहले 5 डेज में आपको क्या करना है, पहले 5 डेज में आपको क्या करना है, सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है, सेपरेट बैंक अकाउंट, और उसमें आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है, और ये शेड्यूल्ड बैंक में ही खोलना है, ठीक है, और वो अमाउंट डिपॉजिट कर देना है 5 डेज के अंदर, ठीक है। 5 डेज के अंदर सेपरेट शेड्यूल बैंक में अकाउंट खोलना है, उतना अमाउंट उसमें डिपॉजिट कर देना है। ये पहला कॉम्प्लायंस है। फिर डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर
आपको एक्चुअली पे कर देना है, मतलब एक्चुअली पे हो जाना चाहिए, एक एक शेयर होल्डर को मिल जाना चाहिए, या वो चेक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। 30 डेज में आपके पास टोटल टाइम है। तो ये दो पहले टाइम लाइन्स है। स्टार्ट करते हैं आगे। डिविडेंड शुड बी पेड आउट ऑफ सच बैंक अकाउंट, ठीक है, जमा इसलिए करना है ताकि उसी में से आप पे कर पाओ, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। सेम पॉइंट है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिविडेंड शुड बी पेड इन कैश, ठीक है, साफ लिखा इन कैश। कैश मतलब एकदम स्ट्रिक्टली कैश नहीं, कैश मतलब मॉनेटरी, कैश मतलब मॉनेटरी, और काइंड में नहीं दे सकते, मतलब अदर देन कैश में, अदर देन मॉनेटरी कंसिडरेशन, यानी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन अलाउड नहीं है। एसेट्स में आप पे नहीं कर सकते, आपको कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। और दिया है देखो क्लैरिफिकेशन कि कैश का मतलब क्या है, मे बी पेड बाय चेक, वारंट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, और मे बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द मेंबर इन टर्म्स ऑफ मैंडेट गिवन बाय द मेंबर। यानी फंड ट्रांसफर भी आप कर सकते हो, यानी कोई भी बैंकिंग चैनल से आप पे कर सकते हो। कैश में अगर आप पे करना चाहते हो तो भी चलता है, लेकिन कैश का मतलब कैश इक्विवेलेंट्स यानी बैंकिंग चैनल भी पूरा अलाउड है, ठीक है। इनिशियल वैलिडिटी ऑफ डिविडेंड वारंट शुड बी ऑफ 3 मंथ्स। ये आपको पता ही है कि चेक हो या जो भी हो 90 डेज का उसका वैलिडिटी होता है एज पर आरबीआई। तो वारंट कितने डेज के लिए होता है, 30 डे, मतलब 90 डेज, मतलब लगभग 3 मंथ्स के लिए उसका वैलिडिटी होता है। मतलब 3 मंथ्स में वो एनकैश हो जाना चाहिए, 3 मंथ्स में वो एनकैश हो जाना चाहिए। और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो सब पढ़ेंगे अपन। अगर 30 डेज 3 मंथ्स में अगर कोई एनकैश नहीं कर पाया तो क्या होगा। डुप्लीकेट शेयर वारंट शैल बी इशूड ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ द डिविडेंड वारंट। 3 मंथ्स होने के बाद भी अगर वो एनकैश नहीं हुआ है तो आप डुप्लीकेट या दूसरा डिविडेंड वारंट दे सकते हो। क्रॉस चेक करना पड़ता है कि अभी तक वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर क्लियर नहीं हुआ है और पुराना जो वारंट है वो आपको सरेंडर किया जा रहा है तो आप नया वारंट इशू कर सकते हो, ठीक है, और वो एक्सपायरी के बाद ही आप इशू कर सकते हो, दिया है, ठीक है। एंड द रिकंसिलिएशन ऑफ द पेड अमाउंट्स देयर ऑफ, ठीक है, रिकंसाइल भी करना है कितने इशू हैं, कितने क्लियर हुए हैं, कितने क्लियर नहीं हुए हैं, और फिर आप ये इशू कर सकते हो। इन केस ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट टेंडर्ड टू द कंपनी, नॉर्मली ओरिजिनल जो आपको दिया था वो आपको लौटाना पड़ता है, पर अगर आप नहीं लौटा रहे हो और आपको डुप्लीकेट भी चाहिए तो फिर आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा, आपको इंडेमनिटी बॉन्ड या एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा, ठीक है। वारंट शुड बी इशूड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्विजिट इंडेमनिटी और डिक्लेरेशन फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो इंडेमनिटी ले लो, इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवा दो या एफिडेविट ले लो कि कल अगर कुछ एक और शेयर होल्डर आ गया, कल हमको अगर डबल पेमेंट करने में आ गया बिकॉज एक और कोई क्लेम करने आ गया, ओरिजिनल लेके आ गया, तो फिर ये जो लॉस हमारा होगा डबल पेमेंट से आपसे रिकवर किया जाएगा। तो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवा के आप शेयर होल्डर को डुप्लीकेट इशू कर सकते हो, ठीक है। फिर है डिविडेंड वारंट मस्ट बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट इन राइटिंग शोइंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इफ एनी, ठीक है। ये आपने 12th कॉमर्स में पढ़ा है कि लेटर इशू होते हैं, डिस्पैच होते हैं, बाकायदा उसमें लिखा रहता है आपके कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर्स अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, फिर कितना डिविडेंड है, पूरा ऐसा टेबल आपने बनाया होगा 12th में। तो सेम एक स्टेटमेंट देना है जिसमें सब डिटेल दी होगी, अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड एंड टीडीएस काटा है तो टीडीएस का अमाउंट भी आपको लिखना है, ठीक है। प्रोसीजरल पॉइंट्स है सारे। डिविडेंड शुड बी पेड प्रोपोर्शनेटली ऑन द पेड अप वैल्यू, ये भी आपने बचपन से पढ़ा है कि डिविडेंड काय पे होता है, पेड अप वैल्यू पे, पेड अप वैल्यू पे डिविडेंड पे होता है, और जितना पेड अप है उसी प्रपोर्शन में आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब अगर आपका पार्टली पेड अप डिविडेंड है तो आपको प्रोपोर्शनेटली कम डिविडेंड मिलेगा, बराबर, लेकिन पेड अप वैल्यू के प्रपोर्शन में ही आपको डिविडेंड मिलता है। कॉल इन अरियर एंड एनी अदर सम ड्यू फ्रॉम मेंबर मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डिविडेंड पेबल टू द मेंबर। अभी अपन नीचे पढ़ेंगे कि अगर कंपनी को आपसे कुछ पैसा लेना बाकी है और डिविडेंड का पैसा देना बाकी है तो वो नेट ऑफ हो सकते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, लॉफुल है, और माइनस करने के बाद कुछ बचता है तो आप वो पे करने के लिए लायबल हो। अगर माइनस करने के बाद पूरा ही सेट ऑफ हो गया तो फिर आप पे करने के लिए लायबल नहीं हो। तो कोई भी ड्यूज के अगेंस्ट, कौन सा ड्यू दिया है, कॉल इन अरियर है, आपने अपने शेयर्स पे अभी तक कॉल का पेमेंट किया ही नहीं है तो वो डिविडेंड से आप नॉक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और एनी अदर सम, कोई भी ट्रांजैक्शन आपने पढ़ा है बचपन में कि कंपनी सेपरेट पर्सन है, मेंबर सेपरेट पर्सन है, वो आपस में डीलिंग कर सकते हैं। शेयर्स का तो डीलिंग है ही, उसके अलावा भी कोई भी ट्रांजैक्शन आपस में हो सकता है, और कुछ भी अगर सम पेबल है
तो वो रिकवर किया जा सकता है डिविडेंड में से, मे बी एडजस्टेड। फिर है डिविडेंड वारंट रिटर्न्ड बाय बैंक आफ्टर पेमेंट देयर ऑफ एंड द डिविडेंड रजिस्टर शुड बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। अब ये बहुत ही नॉर्मल बात है, आपने अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाला सेक्शन पढ़ा है 128, उसमें भी लिखा है कि आपको 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करना है। तो जहां जहां 8 ईयर्स है वो तो नॉर्मल है, उसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, पर जहां जहां 8 ईयर्स से कम या 8 ईयर्स से ज्यादा का टाइम लिमिट है, वहां वहां आपको अलग से याद रखना है कि कहां कहां एबनॉर्मल टाइम लिमिट्स है। नॉर्मल रूल है 8 ईयर्स तक आपको प्रिजर्व करना है, तो यहां पे भी नॉर्मल है कि जो भी डिविडेंड रजिस्टर है, डिविडेंड वारंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है इससे रिलेटेड, वो आपको 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट हैं जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिविडेंड इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। एब्सेंस मतलब सीधे सीधे लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं, मतलब क्या है, लॉस है। तो लॉस के केस में या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स के केस में आप डिविडेंड कैसे बांट सकते हो? बांट सकते हो इसलिए तो ये पढ़ रहे हैं, अलाउड है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस आप पे अप्लाई होंगी, ठीक है। इन एब्सेंस, इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स एनी फाइनेंशियल ईयर, एक आध साल में आपको प्रॉफिट नहीं हुए, एनी कंपनी मे डिक्लेयर, ठीक है, अलाउड है, मे डिक्लेयर द डिविडेंड आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, पास्ट प्रॉफिट अभी भी आपके पास है, रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास अभी भी फंड्स हैं, सिर्फ करंट ईयर में आपके पास प्रॉफिट्स कम है या लॉस हुआ है, तो आप डिक्लेयर कर सकते हो। रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 बोलता है कि आप प्रीवियस ईयर सरप्लस से पे कर सकते हो सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। तो कंडीशंस डाले गए हैं, सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं, पर मना नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या डाला है, रेट ऑफ डिविडेंड, कि कितना डिविडेंड आप बांट सकते हो, क्या रेट, मैक्सिमम रेट क्या आप दे सकते हो, तो वो दिया है। रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शेल नॉट एक्सीड, यानी मैक्सिमम है, शेल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स at which dividend was declared by it in the 3 years immediately preceding that year। past 3 years का एवरेज रेट वो आपका मैक्सिमम रेट होगा। ठीक है, डज नॉट एक्सीड का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम है, और पास्ट 3 years का एवरेज लेना है, एवरेज ऑफ द रेट्स, 3 साल के रेट निकालने हैं और उसका सिंपल एवरेज लेना है, तीनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, वो रेट आपका मैक्सिमम रेट होगा, उससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं बांट पाओगे। और फिर अगर आपको 3 साल हुए ही नहीं है तो फिर एक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्लैरिफिकेशन दिया है कि रूल अप्लाई नहीं होगा अगर आपने 3 साल पहले मतलब या तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किए या आपको अभी तक 3 साल कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, तो वो रूल नोट दिया है। फिर है टोटल विड्रॉवल फ्रॉम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कि डिविडेंड बांट तो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको फ्यूचर की भी सोचनी चाहिए। डिविडेंड बांटते अगर आपके पास कुछ सफिशिएंट रिजर्व बचे ही नहीं है तो फिर वहां पे आपको डिविडेंड नहीं बांटना है। तो कितना बचाना है फ्यूचर के लिए, क्या मतलब ब्रेक लगानी है डिविडेंड पे, कब ब्रेक लगानी है, ये ब्रेक लगाने का एक पॉइंट दिया है कि बांटते ऐसा ना हो कि आप पूरे रिजर्व्स खत्म कर दो। डिविडेंड बांटते पूरे रिजर्व्स खत्म आप नहीं कर सकते हो, कुछ रिजर्व्स आपको बचाने हैं। तो कितने बचाने हैं वो दिया है। इफ द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन from such accumulated profit shall not exceed 1/10 of the sum of its paid up capital and free reserves। ये जो पूरा टोटल है जिसको अपन नेटवर्थ भी बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। शेयर कैपिटल में दोनों आता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस और प्लस फ्री रिजर्व्स। तो इसका 1/10, नेटवर्थ का 1/10 जितना आप विड्रॉ कर सकते हो इन केस ऑफ लॉसेस, उससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं बांट सकते। मतलब ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है, कि 1/10 यानी 10%, 1/10 का मतलब क्या है, 10% से ज्यादा, काय का 10%, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ये पूरा जो नेटवर्थ है उसके 10% से ज्यादा आप अक्यूमुलेटेड रिजर्व से ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर है सेटिंग ऑफ द लॉसेस, कि पास्ट लॉसेस हैं अगर, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं अगर, तो वो पहले आपको सेट ऑफ कर लेने। करंट ईयर में तो लॉस है ही, वो तो आप सेट ऑफ करोगे ही, पास्ट ईयर के भी कुछ लॉसेस हैं जो अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस हैं वो भी आपको सेट ऑफ कर लेने, उसके बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उसमें से आपको बांटना है। द अमाउंट्स ऑफ ड्रॉन जो आप ड्रॉ कर रहे हो प्रॉफिट्स में से, शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस, करंट ईयर के लॉसेस पहले आपको सेट ऑफ करने हैं इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज डिक्लेयर्ड। तो जो भी ये अमाउंट आ रहा है, जो भी आप पैसा ड्रॉ कर रहे हो 1/10,
उसमें से पहले करंट ईयर के लॉस सेट ऑफ होंगे, उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट उसमें से आप डिविडेंड बांट सकते हो। जो अवेलेबल प्रॉफिट बचेगा आफ्टर सेटिंग ऑफ करंट ईयर लॉसेस वो ही अवेलेबल होगा फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और फिर है टू मेंटेन रिजर्व, कि कुछ फ्यूचर के लिए भी आपको बचा के रखना है। कितना बचाना है? द बैलेंस ऑफ रिजर्व, बराबर, ये बैलेंस है। ऊपर जो था वो क्या था? कितना आप अमाउंट ड्रॉ कर सकते हो। दोनों अलग अलग बातें हैं। एक है कि कितना आप ड्रॉ कर सकते हो 1/10, एक है आपको ड्रॉ करते 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 कितना आपको बचाना है। बैलेंस वो है द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉवल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अब इसमें फ्री रिजर्व नहीं लिखा है, सिर्फ 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे जो आंकड़े हैं, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, ये सब जो भी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसी में से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो 15% ऑफ कैपिटल आपको मेंटेन रखना है। उसके बाद आप फिर डिविडेंड के लिए रिजर्व्स यूटिलाइज नहीं कर सकते। कैपिटल यूज नहीं कर रहे, आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहां पे। ये सिर्फ लिमिट के लिए दिया है कि अमाउंट की लिमिट किससे कंपेयर करेंगे? कैपिटल से। पर वो अमाउंट कहां से आ रहा है? प्रॉफिट्स में से, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फ्री रिजर्व्स में से आप डिविडेंड बांट रहे हो, पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से आप बांट रहे हो। कैपिटल से डिविडेंड नहीं बांटा जा रहा, सिर्फ वो अमाउंट को एक बेस से कंपेयर करने के लिए एक बेस दिया है कैपिटल का, पर कैपिटल से नहीं बांटा जा रहा, बांटा जा रहा है प्रॉफिट से ही, बांटा जा रहा है प्रॉफिट से ही। तो कैपिटल के 15% जितना जो अमाउंट है उतना आपको रिजर्व्स पे रखना है मिनिमम। तो यूज करते 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 15 से कम नहीं होना चाहिए। 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम वो नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे क्यूमुलेटिवली ये सारे रेस्ट्रिक्शन एक साथ अप्लाई होंगे। रेट भी, यानी 3-4 अलग अलग लिमिट्स आएंगे, और विच एवर इज लेस वो वाला आप मैक्सिमम डिविडेंड बांट पाओगे। एक पहला क्लॉज है रेट का, वो रेट मैक्सिमम हो जाएगा। फिर आप ड्रॉ कितना कर सकते हो? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, वो भी एक लिमिट हो गई, उससे ज्यादा भी आप यूज नहीं कर सकते डिविडेंड के लिए। और फिर है यूज करते 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 15% आपको बचाना है। जैसे अभी जो भी प्रॉफिट्स हैं वो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि 25% ऑफ पेड अप कैपिटल जितने हैं, 15 तो आपको मिनिमम रखने हैं, तो आप कितने यूटिलाइज कर सकते हो? 10% यूटिलाइज कर पाओगे। इस तरह से आपको लिमिट्स आएंगी कि आप कितना डिविडेंड बांट सकते हो, और ये सारे लिमिट्स में से क्या यूज करना है? विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस वो मैक्सिमम डिविडेंड है जो आप बांट पाओगे इन केस ऑफ लॉसेस। ये सारा तामझाम कब है? जब आप लॉस में हो, करंट ईयर में आपका लॉस हुआ है, बट आपके पास पास्ट प्रॉफिट्स अवेलेबल है, तो भी आप डिविडेंड बांट सकते हो सब्जेक्ट टू दिस रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो आपको 4 पॉइंट याद रखना है। पहला कि मैक्सिमम रेट क्या होगा? पास्ट 3 इयर्स का रेट्स का एवरेज। सेकंड कि आप एक साथ कितना अमाउंट ड्रॉ कर सकते हो? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। और फिर है कि करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करने के बाद ही अवेलेबल रिजर्व्स में से आप प्रॉफिट डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो। और यूज करते करते आपको कितना बचा के रखना है? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, उतना आपको रिजर्व्स मेंटेन रखना है। और अगर उतना मतलब आप खत्म हो गया है तो फिर आप डिविडेंड नहीं बांट पाओगे। यूज करते करते उतना आपको पेंडिंग यानी रखना है फ्यूचर के लिए। तो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये 4 रेस्ट्रिक्शंस के दायरे में रह के आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। फिर है अनपेड डिविडेंड अकाउंट 124, बेसिक सेक्शन है 123। अब हम सेकंड सेक्शन पे आ गए 124, कि अगर आप 30 डेज में पे नहीं कर पाए तो क्या होगा, या अगर आप 5 डेज के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं जमा करा पाए। अब सारे डिफॉल्ट्स वाले सेक्शन स्टार्ट होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड टू अ स्पेशल अकाउंट। ठीक है, if in any reason, in any case, dividend has not been paid to the members, the company has to open a special account named as unpaid dividend account of जो भी आपका नाम है, and transfer the unpaid or unclaimed dividend account to a special account। जो भी unpaid है या unclaimed है, यानी आपने चेक दे दिया है पर वो क्लियर नहीं हुआ, तो पैसा अभी भी बैंक अकाउंट में है, या कुछ चेक्स आप रिलीज करना ही आपका रह गया, 30 डेज में चेक्स ही नहीं गए, तो गए नहीं, या गए लेकिन क्लियर नहीं हुए, एनकैश ही नहीं हो पाए, वो जो भी पैसा आपका पड़ा है वो सब आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मतलब जो आपने नॉर्मल अकाउंट खोला, सेपरेट अकाउंट जो खोला आपने डिविडेंड के लिए, उसको सिर्फ 30 डेज तक ही रखना है। 30 डेज के बाद वो अकाउंट बंद कर देना है, और जो भी पैसा उसमें पड़ा है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जिसका नाम क्या है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कितने समय में करना है वो दिया है। The unpaid or the unclaimed dividend amount shall be kept in this account for 7 years from the date of transfer। ये unpaid account में 7 सालों तक रखना है,
काहे के लिए रखना है? ताकि जो भी मांगने आया वो मांग सकता है। अगर आप उसको सेपरेट अकाउंट में नहीं रखोगे, वो तो आप नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज कर लोगे, और जब कोई मांगने आ गया तो फिर दोगे कैसे? तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ही रखो, आप उसको कहीं और यूज कर ही नहीं सकते। जैसे जैसे जब जब वो पैसे मांगने आएंगे, आपको उसी अकाउंट से विड्रॉ करके देते जाना है। आप मना नहीं कर सकते। आप, वो उनका पैसा है, वो कभी भी मांगने आ सकते हैं, आपको अकाउंट में मेंटेन रखना है, और 7 साल में जब भी वो मांगने आएंगे, ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो पूरा पैसा उनको दे दे। ठीक है? तो उस अकाउंट में, अनपेड अकाउंट में 7 सालों तक आपको रखना है। अब ये कितने दिनों में ट्रांसफर करना है वो भी दिया है। इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इन ट्रांसफर ऑफ अनपेड और अनक्लेम अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 डेज, बराबर 30 डेज के एक्सपायरी के बाद 7 डेज के अंदर, अभी डायग्राम पे आते हैं वापस, देखो ये वाला है, 30 डेज तक तो टाइम था ही, यहां से 7 डेज यानी 37 डेज, ठीक है, यानी इसके बीच में 7 दिन है। 7 दिन के अंदर आपको नॉर्मल अकाउंट बंद करके जो भी बैलेंस पड़ा है वो अनपेड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है? तो इसमें क्या करना है? ट्रांसफर द बैलेंस, जो भी बैलेंस है, ट्रांसफर द बैलेंस टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है? और नॉर्मल अकाउंट बंद कर देना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देना है। ठीक है? और फिर 7 ईयर्स तक आपको रखना है। 7 ईयर्स कब से? जब से आपने इस अकाउंट में डाला है। अब वो आप हो सकता है 31st डे पे डाला हो, 32nd डे पे डाला हो, कोई भी डे पे डाल सकते हो अमाउंट। वहां से 7 ईयर्स, ठीक है, वहां से मैं यहां तक ले रहा हूं 7 ईयर्स, 7 ईयर्स तक इसमें मेंटेन रखना है, अकाउंट में मेंटेन। और जब जब जो जो मांगने आएगा शेयर होल्डर, उसको इस अकाउंट में से पे करते जाना है। और फिर आएगा एक पॉइंट कि 7 ईयर्स के बाद क्या? तो 7 ईयर्स के बाद आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर द बैलेंस टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, वो फंड में ट्रांसफर कर देना है। और अब कंपनी की जिम्मेदारी खत्म। उसने 7 साल तक मेंटेन किए, जो जो मांगने हैं उनको दे दिए, और जो 7 साल में भी मांगने नहीं आए, 7 साल में भी जो मांगने नहीं आए, वो सब आप इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल दो, और कंपनी की जिम्मेदारी खत्म। अब किसी को अगर लेना होगा तो वो फंड से जाके उसको लेना पड़ेगा। फंड में क्लेम करके, प्रोसीजर जो भी होता है फंड का, वो आपको प्रूफ दिखा के आपको वहां से क्लेम करना पड़ेगा। पर उसके बाद भी आप क्लेम कर सकते हो। देखो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से मना नहीं कर सकते। ये उसका राइट है, ये उसका पैसा है, आपको उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब दिया है कि अगर आपने 7 डेज के अंदर डिपॉजिट नहीं किया, डिले हो गया, तो सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, पर जमा करना है, जमा तो करना ही पड़ेगा। 7 दिन का तो टाइम काहे के लिए? बिना ब्याज के। 7 दिन से ज्यादा अगर आप लगाते हो तो आपको कंपल्शन करने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है? तो दिया है, द कंपनी शेल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन द रिमेनिंग अनपेड अमाउंट। ठीक है? एक्चुअली आप यूज नहीं कर रहे हो, एक्चुअली तो सेपरेट बैंक अकाउंट में ही पड़ा है, बट आपको प्रेशराइज कैसे किया जाए कि आप ट्रांसफर करो। अगर यहां इंटरेस्ट नहीं होता तो 7 का 70 दिन लगा दोगे आप तो एक्चुअली पैसे का कुछ मिसयूज नहीं हो रहा, कुछ बिजनेस के लिए यूज नहीं किया जा रहा। नॉर्मली इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है? क्योंकि आप उसका पर्सनल बेनिफिट ले रहे हो, ऐसा माना जाता है। बट अब ये तो ऑलरेडी एक डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है, मैंने पैसे विड्रॉ ही नहीं किए, सेपरेट अकाउंट में पड़ा है जिसका मैं कोई बेनिफिट भी नहीं ले रहा हूं, बट फिर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, ताकि आपको प्रेशराइज किया जाए कि आप जल्दी से जल्दी वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा भर दो। ठीक है? तो वो कंपल्शन करने के लिए। और फिर है कि 7 साल तक कोई अगर मांगने नहीं आया तो उसमें जो भी बैलेंस होगा वो आपको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देना है। तो वो उसमें दिया हुआ है। ठीक है? तो 7 साल के बाद आपको बस फंड में ट्रांसफर कर देना है, कंपनी का इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिया है, आफ्टर 7 years द कंपनी हैज टू ट्रांसफर द एंटायर अनपेड और अनक्लेम अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। द कंपनी शेल सेंड अ स्टेटमेंट, बाकायदा स्टेटमेंट भी देना है ऑफ द डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफर। ये सब रूल्स में अपन पढ़ने वाले, इवन SS3 में भी काफी डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है। तो बाकायदा जब आप ट्रांसफर करते हो, पूरा एक एक्सेल शीट का एक स्टेटमेंट देना है, कौन कौन से लोगों का कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट है, नहीं है, क्या है, पूरा स्टेटमेंट देना है। द कंपनी शैल सेंड स्टेटमेंट ऑफ डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफर टू द अथॉरिटी विच एडमिनिस्टर्स द सेड फंड।
तो जो भी इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का जो भी अथॉरिटी है उसको ये ईमेल भेजना है, एंड दैट अथॉरिटी शैल इशू अ रिसीट कि हाँ हमको इतना पैसा मिल गया है और हमको इसका पूरा जो बैकअप है, जो स्टेटमेंट है वो भी मिल गया है। तो ये रिसिप्ट जैसे ही मिल गई, कंपनी रिलीव हो गई, कंपनी की ड्यूटी खत्म, कंपनी का अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी कॉन्वर्सेशन होगा, जो भी शेयर होल्डर को जो भी जिससे मांगना है वो फंड से जाके मांगना है, अब कंपनी इसके लिए जवाबदार नहीं है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट से वो रिलीव हो जाएगी। Before transferring any amount to Investor Education Protection Fund, the company shall give individual intimation to the member in respect of whose unclaimed dividend the amount is being transferred। यानी साथ साथ में आपको मेंबर को भी बताना है। अब मेंबर लेने ही नहीं आ रहा तो वो क्या ये इंटीमेशन देखेगा, पर फॉर्मेलिटी के लिए आपको भेज देना है कि बाद में अगर आ गया, इंटीमेशन देख लिया तो वो जाके फंड में जाके मांग सकता है। कंपनी का काम है देना। अब जो कंपनी से मांगने ही नहीं आ रहा है वो क्या इंटीमेशन देखेगा, वो क्या आएगा, बट कंपनी के तरफ से कंपनी का एक काम है, फर्ज है कि आप भेज दो। जब जागे तब सवेरा, जो इंसान जब आएगा अगर उसको इंटीमेशन दिख गया कि हाँ कंपनी ने फंड में ट्रांसफर कर दिया है तो वो फिर फंड से जाके मांग लेगा। ठीक है, तो वो दिया है। इंडिविजुअल इंटीमेशन देना है एटलीस्ट 3 months बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सच ट्रांसफर। ठीक है, तो वो दिया है। एनी इंटरेस्ट अर्न, अब इंटरेस्ट का भी होगा कि अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रहे हो तो उस पर तो इंटरेस्ट भी अक्रू होगा, तो दिया है। एनी इंटरेस्ट अर्न ऑन अनपेड डिविडेंड अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द फंड। तो इंटरेस्ट भी आपको फंड में ही ट्रांसफर करना है, पूरा अक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको डालना है, और जो आप स्टेटमेंट फाइल करोगे उसमें आपको इंटरेस्ट का भी डिटेल देना है इंडिविजुअल शेयर होल्डर वाइज। और फिर अगर इसमें आपने डिफॉल्ट किया, फंड में ट्रांसफर नहीं किया, 7 years तक होल्ड नहीं किया, जो भी इसमें अभी आप नॉन कॉम्प्लायंस करोगे तो कंपनी को फाइन लगेगा, फाइन पेनल्टी लगेगा 5 लाख से लेके 25 लाख तक, मिनिमम 5 मैक्सिमम 25। ऑफिसर सोचेगा कितना चार्ज करना है। और जो भी ऑफिसर्स हैं जो डिफॉल्ट में हैं, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, उनको लगेगा मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख। तो बहुत आसान है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी पर्सन इन चार्ज हैं, जो भी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है, उनको 1 लाख से 5 लाख, और कंपनी को लगेगा 5 लाख से 25 लाख का फाइन। ठीक है, तो ये पूरा है। और इसमें एक पॉइंट आता है जो ये 3 months का लिखा हुआ है कि 90 days में आपको बाकायदा एक स्टेटमेंट भी फाइल करना है। यानी जब भी आप फंड में ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने के 90 days के अंदर आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट फाइल करना है। कि पूरी डिटेल्स देनी है उसमें। तो स्टेटमेंट मैं कौन सी बात कर रहा हूं कि जब भी आप फंड में पैसा ट्रांसफर अपना ये करोगे, अनपेड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, 30 days के नेक्स्ट 7 days के अंदर आपको ट्रांसफर करना है। जैसे आप ट्रांसफर करोगे उसके 90 days के अंदर जो भी डेट आएगा, विद इन 90 days, 90 days कहां से, जब भी आप अनपेड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जब भी आप अनपेड अकाउंट से ट्रांसफर करोगे तो यहां से 90 days, 30 के आगे 90 days, ठीक है, फर्दर 90 days के अंदर आपको एक स्टेटमेंट बनाना है और उसमें पूरा डिटेल देना है कि ये जो अनपेड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है ये किसका किसका है, कितना कितना अमाउंट है, उनका जो भी एड्रेस है और उनका जो भी अमाउंट है वो सब आपको पूरा स्टेटमेंट बना के अपने वेबसाइट पे डालना है, अपने वेबसाइट पे डाल देना है। और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अप्रूव्ड वेबसाइट पे भी डालना है। ठीक है, बस वेबसाइट पे डालना है, कुछ फाइल वाइल नहीं करना है आपको, वेबसाइट्स पे डाल देना है, ताकि जो भी इंसान है जब भी वो जागेगा तो उसके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि उस लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं है। ठीक है, ये सब पता करने के लिए। तो ये इसके बीच में है कि आपको जब भी आप अनपेड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे वहां से 90 days के अंदर आपको अनपेड अकाउंट में जो आपने पूरा अमाउंट डाला उसका पूरा डिटेल डालना है स्टेटमेंट के फॉर्म में, पूरे शेयर होल्डर्स के नाम, उनका जो जो अमाउंट था वो सब, और उनका जो भी लास्ट नोन एड्रेस है, नाम, ये वो सब पूरा डिटेल उसमें डाल देना है और वेबसाइट पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ऐसा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं डायरेक्ट 127 पढ़ा रहा हूं कंटिन्यूएशन में।
पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, कि आपसे डिफॉल्ट हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये सब होगा, पर आपसे डिफॉल्ट हुआ है, तो डिफॉल्ट की सजा क्या मिलेगी आपको, वो दिया हुआ है. When a dividend has been declared by a company but has not been paid within 30 days from the date of declaration to any shareholder entitled to payment of dividend, every director, ठीक है, एक्शन अलग अलग होगा. तो डायरेक्टर इन डिफॉल्ट जो भी होंगे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा. इफ ही इज नोइंगली अ पार्टी टू डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट होना चाहिए, विलफुल डिफॉल्ट है, नोइंगली अ पार्टी टू डिफॉल्ट बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, और विच फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 पर डे, जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा, जब तक आप एक्चुअली पे नहीं कर देते, जब तक आप एक्चुअली पे नहीं कर देते या वो अनपेड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर देते, तब तक ये 1000 पर डे का फाइन लगता रहेगा. और ये हर डायरेक्टर को लगेगा, एवरी डायरेक्टर, क्यूमुलेटिवली नहीं, इंडिविजुअली एक एक डायरेक्टर को 1000 पर डे का फाइन लगेगा, और इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है अप टू 2 years. और कंपनी के लिए क्या सजा है, अब कंपनी को तो इंप्रिजनमेंट आप दे नहीं सकते, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फाइन कितना लगेगा, क्या लगेगा, देखो दिया है. फाइन तो ऊपर भी अपन ने पढ़ा ही था, वो 124 सेक्शन का था कि ये 7 दिन में ट्रांसफर करना अनपेड अकाउंट में, 7 years के अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डालना, वो सब के ये थे. ये बेसिक डिफॉल्ट जो है 30 days में आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, इसकी सजा क्या मिलेगी वो दिया है, और 30 days में पे करना है, ये सेक्शन 123 में लिखा है. जो पेनल्टी हमने पढ़ी वो सेक्शन 124 की थी, वो 124 की थी, तो पेनल्टी भी 124 की थी. ये सेक्शन 123 का डिफॉल्ट है, ये सेक्शन 123 का डिफॉल्ट है. 123 बोलता है कि 30 days में पे हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो 127 उसका फाइन बता रहा है, और ये बता रहा है एक्शन. कंपनी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड विच फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस. तो इंटरेस्ट पे करना है सिर्फ कंपनी को 18% पर एनम से. अब कब कब डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, कब कब डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा. एक्चुअली शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला नहीं है, बट फिर भी कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी, यानी ये कंपनी के लिए मतलब रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन टू कंपनी की कब कब आपका डिविडेंड का डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा. तो क्या दिया है, रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन से, प्रोविजो मतलब सेम एक्सेप्शन. Proviso to 127 has provided a list where no offense under this section shall be deemed to have been committed. Number 1, where the dividend could not be paid by reason of operation of any law. Operation of law के वजह से पे नहीं हो पाया, क्योंकि अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, तो हो सकता है आपने चेक दिया ना हो या दिया है पर इनकैश नहीं हुआ, जो भी है, तो डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा. ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या क्या आता है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी, ये सब आते हैं, ठीक है. तो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से पे नहीं हो पाया तो आपकी गलती नहीं है. वेयर शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शंस टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसने एक मेथड बताया है कि आप कैसे पे करो, कोई दूसरे अकाउंट में डालो या फंड ट्रांसफर करो, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट डाली है, ठीक है. एंड दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी कॉम्प्लाइड विद, कंपनी उसको कॉम्प्लाई नहीं कर सकती, और बाकायदा कंपनी ने उसको बता भी दिया था कि हम ये आपके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स मान नहीं सकते हैं, तो डायरेक्शंस कैन नॉट बी कॉम्प्लाइड विद एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम. तो इसमें अब कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं हो सकती है, और हमने बिफोर टाइम आपको बता भी दिया कि नहीं हो सकती है, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो कंपनी का इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा. वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव, बराबर डिस्प्यूट चल रहा है कि टाइटल किसका है, ओनर कौन है, तो जब तक टाइटल क्लियर नहीं होता, आपको पता ही नहीं आपको पे किसको करना है. अब आप घाई गड़बड़ में किसी एक को पे कर दोगे, कल ट्रू ओनर कोई और निकला, आपको फिर डबल पे करना पड़ेगा. तो ये ऊपर भी पॉइंट आएगा, तो उसको अपन बोलेंगे कीप इन अबेयंस. कीप इन अबेयंस मतलब उसको एक अलग अकाउंट में रखो, जब तक टाइटल क्लियर नहीं होता, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि कौन एक्चुअल ओनर है, तब तक आप वो पैसा अलग कर दो और एक्चुअली उसको पे मत करो, और जैसे ही डिसाइड हो जाए कि वो कौन ट्रू ओनर है, फिर आप पे कर सकते हो. तो अगर टाइटल में ही डिस्प्यूट है तो आप पे करने के लिए लायबल नहीं हो, आप कीप इन अबेयंस अलग सेपरेट अकाउंट में रख दो उसको. Where the dividend has been lawfully adjusted, अपन ने ऊपर ही पढ़ा कि आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी ड्यू है मेंबर का, आप डिविडेंड के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो. तो अगर आपने एडजस्ट कर दिया है और पूरा अमाउंट ही एडजस्ट हो गया है, तो आप पे करने के लिए लायबल हो ही नहीं, शेयर होल्डर कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आपने लॉफुली सारा ड्यू एडजस्ट कर लिया है. बट आपको इंटीमेट करना है, उसको इंटीमेट करना है कि आपका अमाउंट था, ये हमने सेट ऑफ कर दिया है, और इसलिए हम आपको डिविडेंड पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसको एडजस्ट कर दिया है आपके ड्यूज के साथ, ठीक है. And the same against
एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर। और लास्ट है वेयर फॉर एनी अदर रीजन failure to pay dividend or to post the warrant within the period under this section was not due to any default on the part of company, जिसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं, कंपनी ने विद इन टाइम करेक्ट एड्रेस पे प्रॉपर तरीके से उन्होंने अगर भेज दिया है तो बस इसके बाद कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो नहीं मिला, कुरियर वालों की गलती से नहीं मिला, या मिसप्लेस हो गया, या वापस आ गया, मतलब उन्होंने अटेम्प्ट किया देने का पर कोई घर पे था नहीं तो वापस आ गया, तो ये सब में कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। कंपनी की तरफ से क्या जिम्मेदारी है, सही एड्रेस पे सही टाइम पे आपको बस भेज देना है, इसके आगे की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उसके लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो ये वैलिड रीजंस है, वैलिड ग्राउंड्स हैं कब कब कंपनी पेनल्टी के लिए या डिफॉल्ट के लिए लायबल नहीं रहेगी। तो ये इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस है। आई होप आपको ख्याल में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखो ये पूरा डायग्राम है। डिक्लेयर करना है डिविडेंड, 5 डेज के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के पैसा जमा कर देना है, और डेट ऑफ डिक्लेरेशन थे 30 डेज के अंदर पे ऑफ हो जाना चाहिए आपके तरफ से। आपने चेक्स रिलीज कर देने चाहिए, जो भी फंड ट्रांसफर्स हैं, पे ऑर्डर्स हैं, आपके तरफ से सब चले जाना चाहिए। अब उनको मिला नहीं, मिला पर उन्होंने अभी तक डिपॉजिट ही नहीं कराया, उन्होंने अभी तक क्लेम ही नहीं किया, उनको टाइम नहीं मिला, वो बाहर रहते हैं, व्हाटएवर जो भी रीजन से उन्होंने क्लेम नहीं किया, और एक्चुअली आपके अकाउंट से अभी तक पैसा डिडक्ट ही नहीं हुआ, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने डिविडेंड पे कर दिया ऐसा माना जाएगा। उनको जब फुर्सत मिलेगी वो अपना चेक डिपॉजिट करके कर लेंगे, क्योंकि चेक वैलिड कितने के लिए होता है, 90 डेज। 90 डेज के अंदर तो उनको जमा कराना ही पड़ेगा, और अगर 90 डेज हो गए तो पुराना जो भी डिमांड ड्राफ्ट या जो भी चेक होगा उससे वो क्लेम कर भी नहीं पाएंगे, उनको खुद नए चेक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो खुद ही अप्लाई करेंगे, इसमें कंपनी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर 30 डेज के अंदर जो भी पैसा पड़ा है अकाउंट में, बस आपको एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट खोल के उसमें जमा कर देना है। ठीक है, 7 डेज के अंदर, 30 डेज जैसे कंप्लीट होंगे, 30 डेज के आगे 7 डेज के अंदर आपको ये ट्रांसफर कर देना है। नहीं करोगे तो 12% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा, जितने भी डेज आप डिले करोगे, जितने भी डेज आप डिले करोगे उतना 7 डेज के आगे, 7 डेज तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, 7 डेज 37 डेज फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्लेरेशन से आगे फिर आपको 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज होने लगेगा, और जैसे ही आप जमा करवा दोगे फिर वो इंटरेस्ट रुक जाएगा, और वो अलग से आपको पे करना है, और वो ये शेयर होल्डर्स को ही पे करना है, शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डालना है, मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ही आपको वो इंटरेस्ट जमा कर देना है, और वो प्रोपोर्शनेटली सब में ऐड हो जाएगा। और फिर जैसे ही आपने ये जमा कर दिया, वहां से 90 डेज के अंदर आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, उसमें पूरे शेयर होल्डर्स का नाम, पूरा अमाउंट, इंटरेस्ट सब होगा, और वो अपने वेबसाइट पे डाल देना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी अप्रूव्ड वेबसाइट है फॉर दिस सेक्शन, उस वेबसाइट पे भी आपको भेज देना है, वो अपलोड कर देंगे। तो 2 वेबसाइट्स पे आपको अपलोड कर देना है, ये एक रिक्वायरमेंट है। 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और फिर वो 7 साल तक उस अकाउंट में आप मेंटेन रखो, जब जब जो मांगने आएगा उसका पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको पे कर देना है। और 7 ईयर्स तक भी जो क्लेम करने नहीं आए उनका पूरा अमाउंट आपको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देना है एट द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स। इतना मतलब आपका रोल है, कंपनी की इतनी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब एक और रिक्वायरमेंट है कि ये तो पूरा अमाउंट की बात हो रही है, डिविडेंड के अमाउंट की। अब ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है शेयर होल्डर जिंदा नहीं है, अब वो देखो मर गया इंसान तो एलआर आके ले लेता है, इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी आके ले लेता है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ तो है ही ना, बट न तो कोई एलआर आ रहा है, न तो कोई असाइनी आ रहा है, न तो वो खुद लेने आ रहा है, कोई अता पता ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं है, कोई मांगने आ ही नहीं रहा, तो फिर आपको वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल देना है। मतलब वो लापता हो गया है, मिल ही नहीं रहा, ऐसा मान के उसको अपन मतलब अकाउंट में रख देंगे। ठीक है, और फिर आपको एक और रिक्वायरमेंट है, ये तो पैसा आपने ट्रांसफर किया, अब जब इंसान जिंदा ही नहीं है या इंसान ट्रेसेबल नहीं है तो उसके शेयर्स भी तो ऐसे ही पड़े होंगे, इनएक्टिव शेयर्स होंगे, तो वो शेयर्स भी आपको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने, सेम 7 साल के बाद। तो सेम रिक्वायरमेंट है, पैसों की रिक्वायरमेंट तो थी, अभी शेयर्स की भी रिक्वायरमेंट आ गई है कि ये जो डॉर्मेंट शेयर्स हैं जिसमें शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम ही नहीं कर रहा, वो ट्रेसेबल ही नहीं है, वो रीचेबल ही नहीं है, तो उनके शेयर्स भी आप ट्रांसफर कर दो ट्रांसमिशन के थ्रू। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन। आपने पढ़ा है ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या अप्लाई होता है, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करके कंपनी सेक्रेटरी को इसमें पावर दिए हैं कि वो नेसेसरी प्रोसेस करके शेयर्स को इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दे।
ये पूरा डिटेल में आएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसे दो रिक्वायरमेंट है, पैसा भी ट्रांसफर करना है, शेयर्स भी ट्रांसफर करने, दोनों ट्रांसफर करना है। फिर पूरा उसका फॉर्म, ये वो सब बहुत सारे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड और लॉ के अपन पूरे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिक प्रोसीजर ऐसा है, बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है अच्छे से, ठीक है, डिटेल में अच्छे से बनाओ और उसको प्लॉट करते जाओ, ठीक है। तो दो पेनल्टीज हैं, एक है कि ये आपने 7 दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं किया, स्टेटमेंट नहीं फाइल किया 90 डेज के अंदर, 7 साल के बाद आपने फंड में ट्रांसफर नहीं किया, तो वो फाइन हम पढ़ चुके हैं, 1 से 5 लाख ऑफिसर को और 5 से 25 लाख कंपनी को। और जो बेसिक डिफॉल्ट हुआ आपसे 30 डेज में अगर आपने पे ही नहीं किया तो उसके लिए भी अपन ने पढ़ा कि डायरेक्टर्स को इंप्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 2 ईयर्स और फाइन लग सकता है 1000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और कंपनी को 18% पर एनम से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा और वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली जितना उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो जब जब ब्याज लग रहा है, 30 डेज में पे नहीं किया तो भी ब्याज है, 7 डेज में जमा नहीं किया तो भी ब्याज है, 7 डेज में 12% पर एनम का ब्याज है और 30 डेज वाले में 18% पर एनम का ब्याज है। तो दोनों इंटरेस्ट इन्वेस्टर को ही मिलेगा, उसके मतलब उसमें अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इंडिविजुअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर शेयर होल्डर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट में ऐड होते जाएगा। और अगर 7 साल तक भी कोई क्लेम नहीं करने आया तो जो भी उसका ओरिजिनल डिविडेंड था इतने सालों का प्लस उसका जो भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है पूरा का पूरा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देना है और अलग से शेयर्स को भी ट्रांसफर कर देना है फंड के डीमैट अकाउंट में। ये पूरा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया। मैंने देखो क्या क्या मेरे नोट्स में से बता दिया आपको, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। ये पढ़ लिया पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो भी प्रोसीजर था, फिर हमने इनएडिक्वेसी के केस में क्या करना है वो पढ़ लिया, फिर ये जो पूरा था स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना है ये वो पूरा उसका पेनल्टी पढ़ लिया। फिर एक कल हम नेक्स्ट जो मैं लेक्चर इसमें अपलोड करूंगा उसमें हम पूरा फंड के बारे में पढ़ लेंगे कि ये फंड में कहां कहां से पैसे आते हैं, ये फंड कहां कहां पैसा खर्च कर सकता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा 125 और फिर ये फंड के बारे में पढ़ेंगे कि ये फंड का अकाउंट्स कौन रखेगा, इस फंड्स का ऑडिट कैसे होगा, ये पूरे डिटेल गाइडलाइन मैंने डाले हैं जो मेरे हिसाब से अब कवर करना चाहिए। अभी तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस पे क्वेश्चन भी कभी आया नहीं है, बट क्योंकि डिविडेंड टॉपिक अब बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, फंड के बारे में भी काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिक 125 सेक्शन फंड के बारे में है ही, फिर मैंने इसके डिटेल रूल्स कवर किए जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये दिया है देखो, मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो मैंने आपको भी बताया, पूरा डिटेल में हम रूल्स पढ़ेंगे कि शेयर्स कैसे ट्रांसफर करने हैं, अलग अलग पूरे फॉर्मेलिटीज फॉर्म नंबर सब दिए हुए हैं। फिर रिफंड टू क्लेमेंट्स, जब भी कोई मांगने आएगा तो फंड से मांग पाएगा और वो भी डिटेल प्रोसीजर से आप फंड से मांग सकते हो पैसा, ठीक है। तो ये पूरा हम पढ़ेंगे, फंड के बारे में पूरा पढ़ेंगे, प्रोसीजर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस बहुत सारी कवर की गई। तो आज मैंने आपको ओवरऑल फ्लो बता दिया, ये जो डायग्राम था ये पूरे गाइडलाइंस का ओवरऑल फ्लो है, हम इसमें अब डिटेल प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिविडेंड ये पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपको, और फिर मैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के अमेंडमेंट है जो सेपरेटली आए हैं, कंपनीज अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, वो सेपरेट अमेंडमेंट्स है, वो पूरा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में एक लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले डिविडेंड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इसके थ्रू अपना लगभग पूरा अमेंडमेंट सीरीज मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक है। पहली बार आपने चैनल विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, ठीक है। थैंक यू गाइस।